नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। वह एक बड़ी कंपनी में मामूली सा क्लर्क था। हालांकि उसका सगा भाई उसी कंपनी का डायरेक्टर था। उसका भाई अक्सर उसे ताने देता था कि वह किसी ऊंचे पद के लायक नहीं है। एक दिन पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन के दौरान उसे एक गोपनीय बैंक खाते की पूरी जानकारी मिली। वह हैरान रह गया जब उसने वह खाता जांचा तो पता चला कि पिछले 10 सालों से उसके नाम पर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हो रहा है और उस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनिल, जो दफ्तर के एक कोने में अपनी मेज पर पिछले कई सालों के पुराने कागजात और खातों को व्यवस्थित करने में व्यस्त था। तभी अचानक ऑफिस के डायरेक्टर अजय ने ऊंची आवाज में पुकारा और निर्देश दिया कि वह फौरन सारे पुराने खाते लेकर मध्य कमरे में आए, जहां बाकी सभी कर्मचारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अजय रिश्ते में अनिल का बड़ा भाई था, लेकिन दफ्तर की सीमा में उसका व्यवहार हमेशा एक सख्त और बेरहम अधिकारी जैसा होता था। अनिल ने जल्दी से सभी जरूरी कागजात इकट्ठा किए और तेज कदमों से चलता हुआ अजय के सामने जाकर खड़ा हो गया। अजय ने बहुत गुस्से से कागजात के ढेर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह क्या तरीका है काम करने का? और तुमने उन सारे पुराने खातों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण जांच पड़ताल के चरण से गुजरने वाले हैं? अनिल ने बहुत आदर और शालीनता से जवाब दिया, सर, मैंने सभी खातों को साल के हिसाब से अलग कर दिया है और हर साल के खर्च और आय की पूरी जानकारी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, ताकि आने वाले अधिकारियों को जांच पड़ताल में पूरी आसानी हो और हमारा कोई भी काम अधूरा ना रहे। अजय ने उसकी बात सुनकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी यह व्यवस्था किसी काम की नहीं है और तुमने कंपनी का सबसे कीमती समय बिल्कुल व्यर्थ कर दिया है। मैंने तुम्हें कल शाम ही साफ साफ कहा था कि सभी कागजात को मासिक आधार पर व्यवस्थित करना है और हर महीने की जानकारी के साथ संबंधित रसीदें भी जोड़नी हैं, लेकिन तुमने मेरे निर्देश का पालन करने की बजाय हमेशा की तरह अपनी मर्जी की है और पूरे काम का संतुलन बिगाड़ दिया है। अनिल ने विनम्र तरीके से सफाई देते हुए कहा, सर, आपने पिछले हफ्ते जो लिखित निर्देश जारी किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि सालाना आधार पर खातों की जांच पड़ताल की जाएगी। इसीलिए मैंने उस पुराने निर्देश का पालन किया क्योंकि मुझे कोई नया लिखित आदेश नहीं मिला था। अजय ने यह सुनकर अपनी आवाज और ऊंची कर दी और वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब अच्छी तरह देख लो, यह व्यक्ति अपनी गलती मानने की बजाय मुझसे लगातार बहस कर रहा है, मुझे कंपनी के नियम सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसकी अपनी व्यक्तिगत कार्यक्षमता तुम सबके सामने बिल्कुल खुली हुई है। अजय लगातार बोलते हुए बोला, मैं इस बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सा काम किस समय किस व्यक्ति से और किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन तुम महज एक मामूली कर्मचारी हो और तुम्हारी सोच भी उसी मामूली सीमा तक सीमित है। तुम कभी बड़े फैसलों की अहमियत और उनके परिणामों को नहीं समझ सकते। इस कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जिस असाधारण बुद्धिमत्ता और तेज सोच की जरूरत होती है वह तुम में बिल्कुल भी नहीं है। अनिल चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सब लोगों के सामने अजय को और कोई जवाब देना उसके अपने और अधिक अपमान का कारण बनेगा। अजय ने अपनी बात जारी रखते हुए और कहा, तुमने पिछले महीने भी बिल्कुल यही लापरवाही की थी। जब मैंने तुम्हें अपने पुराने खरीदारों की सूची नए सिरे से तैयार करने को कहा था तो तुमने आधी से ज़्यादा जानकारी बिल्कुल गलत दर्ज की थी और आज फिर तुमने वही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करोगे और कब एक संजीदा कर्मचारी की तरह काम करना सीखोगे।
अनिल ने बहुत धीमी आवाज में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने उस सूची में सभी पुराने खरीदारों के नाम और उनके संपर्क बिल्कुल सही किए थे। सिर्फ कुछ लोगों के पते और स्थान बदल गए थे, जिनकी पूरी पुष्टि करना भी बाकी थी, और मैंने उस बात की सूचना संबंधित विभाग को दे दी थी। अजय ने फौरन उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारे पास अपनी हर गलती का कोई न कोई बेबुनियाद बहाना जरूर मौजूद होता है। तुम कभी खुले दिल से यह नहीं स्वीकार करते कि तुम में काम करने की क्षमता की बहुत कमी है। तुम बस अपना समय पूरा करते हो और महीने के अंत में अपनी तनख्वाह लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हो। इस कंपनी की तरक्की या उसके आर्थिक नुकसान से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अजय ने अपनी आलोचना को और सख्त करते हुए कहा, तुम अपने मन में यह मत समझो कि तुम मेरे सगे भाई हो तो मैं तुम्हारी उन सारी गंभीर गलतियों को यूं ही नज़रअंदाज कर दूंगा। मेरे लिए इस कंपनी का हित सबसे पहले है, और जो व्यक्ति इस कंपनी के लिए जरा भी फायदेमंद नहीं है उसकी जहां कोई जगह नहीं है। तुमने आज तक कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस पर यह कंपनी गर्व कर सके, या मुझे कभी यह कहने का मौका मिले कि तुमने कोई असाधारण कार्य करके हमारा नाम रोशन किया है। तुम्हारा काम हमेशा बेहद औसत दर्जे का होता है और तुम कभी भी औसत दर्जे से ऊपर उठने की छोटी सी कोशिश भी नहीं करते। अनिल ने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपना काम करता हूँ, और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है उसे निर्धारित समय पर पूरा करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। अजय ने एक बार फिर व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा रोजाना हमारे सामने होता है। तुमने पिछले 10 सालों में इस कंपनी को आखिर दिया ही क्या है। तुम जिस दिन जहां से शुरू हुए थे आज 10 साल बाद भी बिल्कुल वहीं खड़े हो। तुमने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी खुद को परिस्थितियों के अनुसार बेहतर बनाने का सोचा। तुम बस एक ही दायरे में चक्कर काट रहे हो और अपने दिल में यह समझते हो कि तुम कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अजय ने गुस्से की हालत में कर्मचारियों के एक और पुराने सदस्य को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम सच सच बताओ, क्या अनिल का काम वाकई उस स्तर का है जो इस तेजी से आगे बढ़ती कंपनी की बुनियादी जरूरत है? उस कर्मचारी ने हिचकिचाते हुए और डरते हुए जवाब दिया, सर, अनिल मेहनती तो है लेकिन कई बार काम के असल उद्देश्य और उसकी बारीकियों को समझने में उससे गलती हो जाती है। अजय ने विजय अंदाज में अनिल की तरफ घूर कर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लिया तुमने? यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है बल्कि यह पूरी कंपनी वाले अच्छी तरह जानते हैं कि तुम किस कदर अयोग्य और नासमझ हो। तुमने आज तक कभी किसी महत्वपूर्ण मामले की गहराई को नहीं समझा और ना ही विभिन्न मामलों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित की है। तुम्हारी पूरी सोच एक कर्मचारी की छोटी सी कुर्सी और कुछ पुराने कागजात तक सीमित है और तुम उस खास दायरे से आगे कुछ भी नहीं सोच सकते। अनिल ने बड़ी हिम्मत करके कहा, अगर मुझे एक बार कोई बड़ा मौका दिया जाए तो मैं सबको साबित कर सकता हूँ कि मैं भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह निभा सकता हूँ। अजय जोर से हंसते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ा मौका हमेशा सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसमें पहले से कोई उल्लेखनीय क्षमता मौजूद हो। तुमने उन छोटे और मामूली कामों में ऐसा कौन सा कमाल दिखाया है जो मैं तुम्हें कंपनी की कोई बड़ी और नाजुक जिम्मेदारी सौंप दूं? तुम तो कुछ पुराने कागजात की सही व्यवस्था तक नहीं कर सकते और मुझसे बात करते हो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई जोखिम नहीं लिया, कभी कोई नया कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, बस हमेशा एक सुरक्षित और सीधे रास्ते पर चलते रहे। और अब तुम यह चाहते हो कि तुम्हें बैठे बिठाए वो ऊंचा पद मिल जाए जो सालों की लगातार मेहनत, समर्पण और योग्यता के बाद हासिल होता है। अजय ने अपनी बात को और लंबा करते हुए कहा, तुम जरा मेरी तरफ देखो।
मैंने दिन रात एक करके इस कंपनी को मौजूदा ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैंने हर आर्थिक और प्रशासनिक मुश्किल का डटकर मुकाबला किया है और कभी हालात के सामने हार नहीं मानी। लेकिन तुम्हारे अंदर वह बुनियादी जज्बा और लगन ही पूरी तरह गायब है जो किसी भी बड़ी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। तुम बस हालात से बड़ी आसानी से समझौता कर लेते हो और उसी मामूली हैसियत पर संतोष करके बैठ जाते हो। अनिल ने बहुत शांत स्वभाव से जवाब दिया, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है और सफलता का मापदंड भी सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। मैं अपने किए गए काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अजय ने बेहद गुस्से से अपनी मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारा यह खोखला और पुराना दर्शन तुम्हें जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। सफलता का एकमात्र मापदंड सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन परिणाम होते हैं और तुम्हारे पैदा किए परिणाम बिल्कुल शून्य हैं। तुम बस मीठी बातों से खुद को झूठी तसल्ली देते रहते हो, जबकि असल हकीकत यह है कि तुमने अपनी व्यवहारिक जिंदगी में आज तक कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया। तुमने हमेशा मेरी तेजी से होती हुई तरक्की को देखकर मुझसे ईर्ष्या की है और कभी सच्चे दिल से मेरी तरह एक सफल इंसान बनने की कोशिश नहीं की। अनिल ने दिल बर्दाश्त करते हुए कहा, मुझे आपकी शानदार सफलता से जरा भी ईर्ष्या नहीं है, बल्कि मुझे दिल से खुशी है कि आपने इतनी शानदार तरक्की की है और हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। लेकिन मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि कंपनी में मेरे किए गए काम की भी उचित कदर की जाए और मुझे बिना वजह आलोचना का निशाना ना बनाया जाए। अजय ने तुरंत जवाब दिया, कदर हमेशा सिर्फ उस काम की होती है जो पूरी कंपनी के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो। तुम्हारे उन मेज पर बिखरे हुए पुराने कागजात और बिल्कुल गलत तरीके से व्यवस्थित किए गए व्यर्थ खातों की मैं क्या कदर करूं? तुमने अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरा आज का सारा कीमती दिन पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और अब मुझे यह सारा गंदा काम किसी और योग्य व्यक्ति से दोबारा शुरू से करवाना पड़ेगा। तुम इस पूरी कंपनी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हो और मैं सिर्फ पारिवारिक संबंध और रिश्तेदारी की वजह से तुम्हें इतने सालों से चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना किसी और जगह होते तो तुम्हें कब का निकाल दिया गया होता। अजय ने अपनी लंबी बात को ख़त्म करते हुए और अनिल की तरफ उंगली से इशारा करते हुए तिरस्कार भरे और फैसले वाले लहजे में कहा, तुम में कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें दूसरे आम लोगों से अलग कर सके। तुम एक बेहद मामूली दर्जे के इंसान हो, तुम्हारी सोच बिल्कुल मामूली है, तुम्हारा काम करने का तरीका पूरी तरह पारंपरिक और मामूली है और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह मामूली ही रहोगे। तुम चाहे कितनी भी सख्त कोशिश क्यों ना कर लो, तुम कभी किसी ऊंचे पद के लायक नहीं बन सकते। अनिल मध्य कमरे से चुपचाप बाहर निकला और सीधा उस लंबी गलियारी की तरफ चल पड़ा जो पुराने खातों वाले कमरे तक जाती थी। उसने जेब से चाबी निकाली और एक पुराने और भारी दरवाजे का ताला खोलकर अंदर कदम रखा। यह कमरा कंपनी के सबसे पिछले हिस्सों में स्थित था और यहाँ रोजमर्रा की आवाजाही ना के बराबर थी। चारों तरफ लोहे की बड़ी बड़ी अलमारियाँ दीवारों के साथ लगी हुई थी जिनमें पिछले कई सालों का पुराना हिसाब किताब और विभिन्न वर्षों की रसीदें जमा थी। अनिल ने कमरे के बीच में रखी हुई एक पुरानी लकड़ी की मेज को साफ किया और अपना काम शुरू करने की तैयारी करने लगा। उसे मालूम था कि आने वाली आर्थिक जांच पड़ताल के लिए उसे पिछले 10 सालों का पूरा हिसाब बारीकी से व्यवस्थित करना है। उसने दाईं तरफ वाली सबसे पहली अलमारी का दरवाज़ा खोला और उसमें मौजूद पहले खाने से पुराने खातों का एक बड़ा बंडल निकालकर मेज पर रख दिया। उस बंडल के ऊपर मोटे अक्षरों में साल का उल्लेख किया गया था। उसने डोरी खोली और एक एक करके सभी कागजात को मेज पर फैला दिया। सबसे पहले उसने रोजमर्रा के खर्चों की रसीदों को एक तरफ किया और बड़ी अदायगियों को सबूतों को दूसरी तरफ रखना शुरू किया। उसने बड़ी सावधानी से हर रसीद पर दर्ज तारीख और रकम को पुराने खाते की बड़ी किताब के साथ मिलाना शुरू कर दिया
ताकि कोई भी गलती या तारीख गलत साबित ना हो सके। यह एक बेहद थका देने वाला काम था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इस काम में जरा सी भी लापरवाही की तो डायरेक्टर अजय उसे दोबारा सबके सामने शर्मिंदा करेगा। वह लगातार 2 घंटे तक उसी मेज पर झुका हुआ विभिन्न कागजात को अलग अलग खानों में बांटता रहा। जब पहले साल का हिसाब पूरा हो गया, उसने सभी कागजात को दोबारा एक नए फोल्डर में डाला और उस पर साफ साफ लिख दिया कि यह पूरा हो गया है। उसके बाद दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ा और वहां से और पुराने खातों के बंडल निकाल कर मेज पर ले आया। इस बार कागजात की हालत और ख़राब थी और उन पर बीते समय के स्पष्ट निशान मौजूद थे। अनिल ने बेहद सावधानी से उन कमज़ोर कागजात को खोला, उन पर दर्ज हल्की लिखाई को पढ़ने की कोशिश की। उसने देखा कि कुछ रसीदों पर दस्तखत मौजूद नहीं थे और कुछ रकम की जानकारी स्पष्ट नहीं थी। उसने उन सभी अधूरी रसीदों को एक अलग लिफाफे में जमा करना शुरू कर दिया ताकि बाद में संबंधित लोगों से उनकी पुष्टि की जा सके। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन अनिल की गति में कोई कमी नहीं आई थी। वह एक मशीन की तरह लगातार काम कर रहा था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कागजात की सही व्यवस्था पर केंद्रित था। उसने खातों की एक बहुत बड़ी किताब को खोला और उसमें दर्ज सभी खरीदारों के नामों को एक नई सूची के साथ मिलाना शुरू किया। जो नाम पुरानी सूची में थे लेकिन नई सूची में मौजूद नहीं थे, उन्हें उसने एक अलग कागज पर लिखना शुरू कर दिया ताकि उनके साथ होने वाले लेन देन का पूरा हिसाब निकाला जा सके। जब उसने उस किताब का आखिरी पन्ना पलटा तो उसके नीचे एक छोटा सा खाकी रंग का लिफाफा मिला जो किताब की जिल्द के साथ चिपका हुआ था। उसने उस लिफाफे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल खाली था। उसने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और अपना काम जारी रखा। अब उसे उस अलमारी के सबसे निचले हिस्से की तरफ जाना था जहां वह कागजात रखे जाते थे जिनका कंपनी के रोजमर्रा के कामों से कोई संबंध नहीं होता था। यह वे गैर जरूरी कागजात थे जो सिर्फ सावधानी के तौर पर संभाल कर रखे गए थे। अनिल ने फर्श पर बैठकर उस निचले खाने को खोला तो वहां अनगिनत पुराने फोल्डर और बिखरे हुए कागजात मौजूद थे। उसने दोनों हाथों से उन कागजात को समेटा और मेज पर ले आया। उसे इन गैर जरूरी कागजात में से भी कुछ जरूरी रसीदें ढूंढनी थी जो शायद गलती से वहां रख दी गई हो। उसने एक एक कागज को ऊपर उठाया और उस पर दर्ज लिखाई को पढ़कर फैसला किया कि इसे कहाँ रखना चाहिए। ज़्यादातर कागजात पुराने कर्मचारियों की छुट्टियों की दरख्वास्तें या कंपनी के आम सामान की खरीदारी की रसीदें थीं जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी। अनिल ने उन सभी गैर जरूरी कागजात को एक बड़े डिब्बे में डाल दिया ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। उसके बाद उसने मेज के दूसरे कोने पर रखे हुए पुराने अनुमति पत्रों को देखना शुरू किया। यह वे अनुमति पत्र थे जो कंपनी के विभिन्न हिस्सों में मरम्मत के कामों के लिए जारी किए गए थे। उसने हर अनुमति पत्र के साथ जुड़े खर्च की जानकारी को खाते में दर्ज खर्चों के साथ मिलाया और सही पाए जाने पर उन्हें एक अलग जगह पर सुरक्षित कर दिया। वह लगातार काम करके थक चुका था और उसकी गर्दन में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन उसने काम को रोकने की बजाय अपनी गति को और तेज कर दिया क्योंकि उसे मालूम था कि अगर यह काम आज पूरा ना हुआ तो कल उसे और भी सख्त परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उसने एक और पुरानी अलमारी को खोला और उसमें मौजूद लकड़ी के दराजों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। उन दराजों में पुराने खरीदारों के साथ होने वाले शुरुआती समझौतों की कॉपियां मौजूद थीं। उसने उन सभी कॉपियों को तारीख के हिसाब से व्यवस्थित किया और हर साल के समझौतों का एक अलग संग्रह बना दिया। उस दौरान उसे कुछ ऐसे पुराने समझौते भी मिले जिनकी समय सीमा कई साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने उन्हें भी एक अलग डिब्बे में डाल दिया। उसके बाद वह दोबारा उसी बेतरतीब ढेर की तरफ वापस आया जो उसने निचले खाने से निकाला था। उसने उस ढेर के बचे हुए कागजात को बहुत तेजी से देखना शुरू किया।
अचानक उस बेतरतीब ढेर के बिल्कुल बीच में उसे एक ऐसा पुराना फोल्डर मिला जिसका रंग और बाहरी हालत बाकी सभी फोल्डरों से पूरी तरह अलग था। उसके ऊपर किसी विभाग का नाम या कोई तारीख दर्ज नहीं थी, बल्कि वह बिल्कुल सादा था। अनिल ने उस असामान्य फोल्डर को अपने हाथ में लिया और उसकी जांच की। उसने उसका पहला पन्ना पलटा तो अंदर विभिन्न प्रकार के कागजात मौजूद थे। उसने उन कागजात को बाहर निकाला और मेज पर रख दिया। ये किसी भी तरह कंपनी के आम खातों से मिलते जुलते नहीं थे। उसने सबसे ऊपर वाले कागज को उठाया और उस पर दर्ज जानकारी को पढ़ना शुरू किया। उस पर किसी अज्ञात वित्तीय खाते की शुरुआती जानकारी दर्ज थी और उसके ठीक नीचे उसे और कुछ कागजात मिले। अनिल ने उन अनजान और अप्रासंगिक कागजात को अपने सामने मेज पर फैला दिया और उन पर लिखी हुई बारीक लिखाई को बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। ये किसी वित्तीय कंपनी के कागजात थे जिन पर एक विशेष खाते का नंबर और कुछ शुरुआती जानकारी दर्ज थी। उसने कुछ देर तक उन हिस्सों को देखा और सोचा कि शायद यह कंपनी का कोई पुराना और भुला हुआ खाता हो सकता है जिसकी जानकारी गलती से उन गैर जरूरी कागजात में शामिल हो गई है और जिन्हें कंपनी से हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए उस निचले खाने में फेंक दिया गया था। उसने उस मामले की और पुष्टि करने का फैसला किया और उन रहस्यमयी कागजात को हाथ में उठाया और कमरे के बिल्कुल आखिरी कोने में रखे हुए पुराने प्रकार के लैपटॉप की तरफ बढ़ा जिसे कंपनी का पूरा पुराना और जटिल हिसाब किताब देखने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसने लकड़ी की पुरानी कुर्सी खींची और उस पर बैठकर लैपटॉप को ऑन किया। सामने वाले स्क्रीन पर सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। अनिल ने अपना विशेष ऑफिशियल यूज़र नेम और अपना गुप्त पासवर्ड एक एक करके दर्ज किया ताकि वह कंपनी के मुख्य सूचना सिस्टम तक पूरी पहुंच हासिल कर सके। लैपटॉप के पूरी तरह खुलने के बाद उसने वित्तीय विभाग का वह विशेष हिस्सा खोला। यहाँ कंपनी के सभी पुराने और मौजूदा खातों की पूरी जानकारी और उनका पूरा हिसाब बेहद सावधानी से सुरक्षित रखा जाता था। उसने मेज पर रखे हुए उस पुराने कागजात से वह विशेष खाता नंबर पढ़ा और उसे बहुत ध्यान और सावधानी से एक एक अक्षर करके सिस्टम की सर्च बार में दर्ज करना शुरू किया और फिर अचानक एक नया पन्ना खुल गया जिसमें उस अज्ञात खाते की पूरी जानकारी मौजूद थी। अनिल ने स्क्रीन के बिल्कुल ऊपरी हिस्से की तरफ देखा। यहाँ खातेदार का नाम और उसकी बुनियादी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए थी। जब उसकी नज़र उस नाम पर पड़ी तो वह अपनी जगह पर पूरी तरह हैरान और बिना हिले डुले रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें रगड़ी और बहुत बेचैनी के साथ दोबारा सामने वाले पन्ने की तरफ देखा। वहाँ खातेदार के नाम की जगह बिल्कुल साफ और बड़े अक्षरों में उसका अपना नाम अनिल दर्ज था। उसने कुछ देर के लिए सोचा कि शायद इस बड़े ऑफिस में उस नाम का कोई और कर्मचारी भी हो सकता है जिसका नाम संजोग से उसके नाम से मिलता हो। लेकिन जब उसने नाम के ठीक नीचे आधार कार्ड का नंबर और घर का पूरा पता पढ़ा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह बिल्कुल वही आधार कार्ड का विशेष नंबर था जो उस समय उसकी जेब में मौजूद था और निवास का पता भी बिल्कुल वही था। यहाँ वह पिछले कई सालों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। यह वित्तीय खाता पूरी तरह से उसके अपने नाम, उसके व्यक्तिगत पहचान प्रमाणों पर बना हुआ था। अनिल का दिमाग बहुत तेजी से घूमने लगा और वह गहरी उलझन का शिकार हो गया। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में उस विशेष वित्तीय कंपनी में ऐसा कोई खाता नहीं खुलवाया था और ना ही कभी किसी सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेज पर ऐसे किसी गुप्त उद्देश्य के लिए दस्तखत किए थे। फिर उसके नाम और उसके व्यक्तिगत प्रमाणों के आधार पर यह खाता किस व्यक्ति ने और किस तरह खुलवाया। उसने उस गहरी हैरानी और परेशानी की स्थिति में स्क्रीन वाले पन्ने को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल किया ताकि वह उस खाते की और गुप्त जानकारी और उसके शुरू होने की शुरुआती तारीख देख सके। पन्ने पर दर्ज तारीख से यह बात बिल्कुल स्पष्ट और साबित हो गई कि यह खाता आज से पूरे 5 साल पहले ठीक उसी महीने और उसी हफ्ते में खोला गया था
जब उसने कंपनी में एक मामूली कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी की औपचारिक शुरुआत की थी, उसके बाद अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस खाते में होने वाले लेन देन की पूरी सूची को चुना। स्क्रीन पर एक बहुत लंबी और पूरी सूची दिखाई दी, जिसमें रोजाना, हफ्तेवार और मासिक आधार पर होने वाली रकमों का पूरा हिसाब किताब मौजूद था। अनिल ने एक एक करके उन दर्ज रकमों को पढ़ना शुरू किया। यह कोई मामूली रकम नहीं थी जो किसी कर्मचारी की मासिक तनख्वाह से किसी भी तरह मेल खाती हो, बल्कि हर हस्तांतरण लाखों रुपए का था। उसने बारी बारी हर एंट्री की बारीकी से जांच की और हिसाब लगाया। यह रकम विभिन्न अज्ञात और गुप्त खातों से उस खाते में जमा की जाती थी और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसी रकम को किसी दूसरे अज्ञात और विदेशी स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। यह सारी बारी रकम असल में कहां से आ रही थी और आखिर कहां जा रही थी, इसका कोई स्पष्ट सबूत या पूरी जानकारी वहां दर्ज नहीं थी। अनिल ने पिछले सभी सालों का हिसाब बारी बारी खोलकर देखा तो हर साल की एंट्री में बिल्कुल उसी तरह की अथाह बारी रकमों का जिक्र मौजूद था। पहले साल में यह हस्तांतरण थोड़ा कम था, लेकिन समय के साथ साथ उन अवैध रकमों के ट्रांसफर में लगातार चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी की जा रही थी। उसने सूची के बिल्कुल अंत में जाकर उन सभी गुजरे हुए सालों की कुल रकम का अंतिम अनुमान लगाने की पूरी कोशिश की। वो आंकड़े इतने बड़े और जटिल थे कि उसे गिनने में बहुत कठिनाई होने लगी। उसने उन सभी बड़े आंकड़ों को बहुत सावधानी से आपस में जोड़ा और जब अंतिम नतीजा उसके सामने आया तो वह हैरान रह गया। जब उसने वह खाता जांचा तो पता चला कि पिछले 5 सालों से उसके नाम पर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन लगातार हो रहा है। अनिल ने और खोजबीन की और उस अज्ञात खाते की सभी मंजूरियों की बारीकी से जांच पड़ताल की। ठीक उसी वक्त यह राज खुल गया कि उन सभी अवैध रकमों के ट्रांसफर के आदेश सीधे कंपनी के डायरेक्टर यानी उसके अपने सगे बड़े भाई अजय के व्यक्तिगत खाते से नियमित रूप से जारी हो रहे थे। और इस सारे गंभीर वित्तीय अपराध और धोखाधड़ी के पीछे कोई और नहीं, कोई विदेशी या बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि खुद अजय का अपना चतुर दिमाग था। अजय ने अपनी रोजमर्रा की गलत गतिविधियों और काले धन को बेहद कुशलता से छुपाने के लिए जानबूझकर अनिल को इतने सालों से एक मामूली कर्मचारी के छोटे पद पर रखा हुआ था और उसे हमेशा जानबूझकर पूरे ऑफिस के कर्मचारियों के सामने सख्त मानसिक दबाव और गहरे अपमान का निशाना बनाता था, ताकि ऑफिस के किसी भी कर्मचारी या किसी बाहरी जांचकर्ता को इन दोनों भाइयों के बीच मिली भगत का जरा भी शक ना हो। और वह बहुत चुपके और चालाकी से अपने ही सगे छोटे भाई का नाम और उसके पहचान प्रमाणों का इस्तेमाल करके अपनी सारी अवैध कमाई को आसानी से कानूनी रूप देता रहे। यह सारा भयानक और घिनौना षड्यंत्र अजय की उस गहरी और लंबे समय की साजिश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें उसने अनिल को सिर्फ एक डाल और बलि का बकरा बना रखा था कि जरूरत पड़ने पर सारा इल्जाम अनिल पर डाला जा सके। अनिल ने भी नरम तरीके से पिछले 5 सालों के दौरान होने वाले एक एक अवैध लेन देन की पूरी रसीदों और अजय के व्यक्तिगत दस्तखतों से मंजूर होने वाले सभी आदेशों की कॉपियां प्रिंट करना शुरू कर दी। वह लगातार 3 घंटे तक उस लैपटॉप के सामने बैठा, उन सभी ठोस और अस्वीकार्य दस्तावेजी सबूतों को जमा करता रहा। उसने देखा कि जिस दिन अजय ने उसे सबसे ज़्यादा डांटा था, ठीक उसी दिन उसके नाम पर करोड़ों रुपए की एक बहुत बड़ी रकम विदेशी खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। अनिल ने एक बहुत बड़ा खाकी रंग का फोल्डर लिया और उसमें सभी रकमों के ट्रांसफ़र के दस्तावेजी सबूत, अजय के गुप्त प्रशासनिक आदेश और अपने नाम पर बने हुए उस जाली खाते की सारी जानकारी को तारीख के हिसाब से बेहद व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित कर दिया। जब सभी दस्तावेजी सबूत पूरी तरह तैयार हो गए तो उसने वह भारी फोल्डर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और सीधा अजय के शानदार और बहुत बड़े ऑफिस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कोई भी ऑफिस कर्मचारी उसे रोकने या उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसके चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता और फैसले की सख्ती साफ दिख रही थी।
उसने अजय के ऑफिस का बारी लकड़ी का दरवाज़ा बिना किसी पहले से परमिशन के जोर से खोला और सीधा अंदर चला गया। अजय उस समय अपनी आरामदेह और बड़ी कुर्सी पर किसी महत्वपूर्ण विदेशी खरीदार से मोबाइल पर बेहद खुश मिजाजी में बात कर रहा था। अनिल को इस तरह अचानक और बिना अनुमति अपने निजी ऑफिस में अंदर आते देखकर उसने फौरन अपनी बात काट दी और बेहद गुस्से और क्रोध की स्थिति में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अजय ने बेहद सख्त और गुस्सैल आवाज में पूछा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऑफिस में इस तरह बिना परमिशन और बिना किसी सूचना के घुस आए? क्या तुम इस बड़ी कंपनी के बुनियादी और ज़रूरी नियम कायदे भी पूरी तरह भूल चुके हो? और क्या तुम्हें अपनी उस मामूली नौकरी की अब कोई परवाह नहीं रही? अनिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह बारीक खाकी फोल्डर अजय की बड़ी मेज पर जोर से पटक दिया और बेहद ठोस और ऊंची आवाज में कहा, मैं यहाँ तुमसे कोई ऑफिशियल नियम सीखने नहीं आया, बल्कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी उन सारी चोरी, बदमाशी और गद्दारियों का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाने आया हूँ जो तुम पिछले 5 सालों से बेहद बेशर्मी के साथ मेरे नाम पर कर रहे हो। अजय ने उस बारी फोल्डर की तरफ बेहद हैरानी और कुछ परेशानी से देखा और फिर अनिल से पूछा, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो और उस गैर जरूरी फोल्डर में तुम क्या कचरा उठा कर ले आए हो? अनिल ने 2 टुक शब्दों में जवाब दिया, इस फोल्डर में कोई कचरा नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारी उस सारी गैर कानूनी कमाई और काले धन को छुपाने के वे सारे असली दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जो तुमने मेरे नाम और मेरे आधार कार्ड का नाजायज और आपराधिक इस्तेमाल करते हुए पिछले 5 सालों में जमा किए हैं। अजय के चेहरे का रंग यह सुनते ही अचानक बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, लेकिन उसने फौरन खुद को संभालते हुए एक झूठी और बनावटी हंसी के साथ कहा, तुम शायद काम की ज़्यादा मेहनत और मेरी पिछली डांट की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हो और अब मुझ पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर अपनी रोज़मर्रा की नाकामी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा और ताकतवर डायरेक्टर हूँ और मुझ पर तुम्हारी इन बेतुकी और पागलपन भरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। अनिल ने फोल्डर को खोला और उसमें से कुछ बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट कागजात निकालकर अजय की मेज के बिल्कुल सामने रखे और कहा, जरा अपनी आंखें खोलकर यह देखो, ये तुम्हारे अपने व्यक्तिगत ऑफिशियल दस्तखत और तुम्हारे इस्तेमाल वाली मशीन के विशेष पन्ने हैं जिनके जरिए तुम हर महीने लाखों और करोड़ों रुपए के काले धन को मेरे नाम पर बने हुए उस जाली वित्तीय खाते में नियमित रूप से ट्रांसफ़र करते थे और कुछ दिनों बाद उसी रकम को विदेशी खातों में भेज देते थे ताकि तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए। तुमने मुझे इस कंपनी में हमेशा एक मामूली कर्मचारी के तौर पर सिर्फ इसीलिए रखा था ताकि कोई भी ऊंचा अधिकारी या जांचकर्ता मुझ पर शक ना करे और तुम मेरे साधारण और गरीब नाम की मजबूत आड़ में अपना काला धन लगातार जमा करते रहो। तुमने हर रोज ऑफिस के कर्मचारियों के सामने मुझे बिना वजह डांटा, मुझे नालायक और सुस्त कहा और मेरा बेहद तिरस्कार किया ताकि सब लोग यही समझे कि हम दोनों के बीच कोई गहरा पारिवारिक संबंध या हमदर्दी नहीं है और तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। लेकिन असल हकीकत यह है कि तुम मुझे महज एक सुरक्षा डाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अगर भविष्य में कभी कोई बड़ी सरकारी जांच या वित्तीय हिसाब किताब हो तो कानून का सारा दोष सीधा मुझ पर गिरे और तुम एक ईमानदार अधिकारी का रूप धार कर साफ बच निकलो। अजय ने मेज पर बिखरे हुए अपने दस्तखत वाले सबूतों को देखकर कुछ देर के लिए पूरी तरह चुप रहा। उसे अंदाजा हो गया कि अब उसका सारा झूठ पकड़ा जा चुका है। अजय ने अचानक अपना सख्त लहजा नरम किया और बेहद चालाकी के साथ अनिल के करीब आकर कहने लगा, देखो अनिल, तुम मेरे सगे छोटे भाई हो और हम दोनों की रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है। यह सब जो कुछ भी मैंने पिछले 5 सालों में किया है वह सिर्फ अपने और तुम्हारे बेहतर और शानदार भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किया था। इस दुनिया में पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं होती।
तुम इन सारे कागजात को यहीं मेरी मेज पर छोड़ दो और इस मामले को भूल जाओ। मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ कि कल सुबह ही मैं तुम्हें इस ऑफिस का मैनेजर नियुक्त कर दूंगा और तुम्हारी तनख्वाह में भी इतना बड़ा इजाफा कर दूंगा कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बेहद आराम और ऐश से गुजार सकोगे। तुम इस वक्त मुझसे जितना भी पैसा मांगोगे मैं तुम्हें नकद दे दूंगा। बस तुम इस खतरनाक मामले को यहीं दबा दो और ऑफिस के किसी भी व्यक्ति को इसकी जरा सी भी भनक ना पड़ने देना। अनिल ने बेहद तिरस्कार और गुस्से से अपने बड़े भाई की तरफ देखा और कहा, तुम अपने दिल में यह कैसे समझते हो कि तुम मुझे अपने उस गंदे और हराम के पैसे से इतनी आसानी से खरीद सकते हो? तुमने सिर्फ मेरी व्यक्तिगत साख और नाम को ही अपूरणीय नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुमने एक बहुत बड़े और नामी कंपनी के भरोसे को बेदर्दी से तोड़ा है और अपने ही देश के सख्त कानूनी व्यवस्था के साथ एक बेहद गंभीर और माफ़ी ना किए जाने योग्य धोखा किया है। तुमने मेरे मासूम नाम पर अपना सारा काला धन जमा करके मुझ पर जो भयानक अन्याय किया है, मैं इसका बदला तुम्हारी उस रिश्वत की शक्ल में कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तुमने मुझे महज एक बेवकूफ़ बलि का बकरा समझ रखा था, लेकिन अब तुम्हारा यह गंदा खेल हमेशा के लिए अपने अंत को पहुंच चुका है। अजय ने यह सच्ची और कड़ी बातें सुनकर दोबारा तेज गुस्से में आकर बेहद धमकी भरे और कड़वे लहजे में कहा, तुम शायद यह भूल रहे हो कि मैं इस वक्त किस पद पर और मेरी पहुंच कितने ऊंचे सरकारी अधिकारियों तक है। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कदम उठाने की छोटी सी भी कोशिश की तो मैं अपनी पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल करके तुम्हें उसी काले धन के मुकदमे में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड साबित कर दूंगा, क्योंकि वो सारा अवैध खाता पूरी तरह तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है और सभी शुरुआती सबूत सीधा तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। कानून की नज़र में तुम ही सबसे बड़े अपराधी साबित होगे और मैं तुम्हें जेल की अंधेरी और नम सलाखों के पीछे पूरी ज़िंदगी के लिए सड़ा दूंगा। तुम मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम चुपचाप मेरी यह सौदेबाजी मान लो और यह सारे सबूत वाले कागजात चुपचाप मेरे हवाले करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अनिल ने बिल्कुल शांत और बेहद आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी उन खोखली धमकियों और किसी भी बुरे परिणाम से बिल्कुल नहीं डरता। मैंने यह सारे सबूत जहां इस मेज पर लाने से पहले ही एक और फोल्डर में डालकर देश के सबसे बड़े और सख्त जांच एजेंसी को नियमित रूप से भेज दिए हैं और उनके बेहद योग्य जांच अधिकारी किसी भी वक्त इस ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। अजय ने जैसे ही यह भयानक बात सुनी उसके सारे होश हवास उड़ गए और उसकी टांगें डर से कांपने लगी। उसने जल्दी से अपनी मेज पर रखे मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वह अपने जानकार प्रभावशाली और गलत काम करने वाले सरकारी दोस्तों से मदद मांग सके। लेकिन उससे पहले कि उसका हाथ मोबाइल तक पहुंचता, ऑफिस के बाहर बड़ी गलियारे में एक जबरदस्त शोर और हंगामा मच गया। अगले ही पल जांच एजेंसी के सशस्त्र और वर्दीधारी अधिकारी तेजी से ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन अधिकारियों के प्रमुख ने तेजी से आगे बढ़कर अजय के बिल्कुल सामने खड़े होकर बेहद रौबदार आवाज में कहा, तुम्हें इस बड़ी कंपनी के विशाल वित्तीय संसाधनों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने और काले धन की लगातार गैर कानूनी ट्रांसफर करने के गंभीर और जमानत अयोग्य अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। अजय ने तेज घबराहट और बौखलाहट की स्थिति में विरोध करने की नाकाम कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझे इस तरह बिना किसी पहले से नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे पास इस कंपनी के पूरे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार हैं और मैं तुम सबके इस गैर कानूनी कदम के खिलाफ अदालत में सख्त कार्रवाई करूंगा। लेकिन जांच अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी। दो मजबूत अधिकारियों ने आगे बढ़कर उसे दोनों बाजुओं से सख्ती से पकड़ लिया और उसके हाथों में लोहे की बारी हथकड़ियां डाल दी। अजय की सारी झूठी शान, उसका घमंड और उसका दिमागी गुरूर कुछ ही पलों में पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। वह अब एक बेहद बेबस और अपमानित अपराधी की तरह
सिर झुकाए खड़ा था। जांच अधिकारियों ने अजय के निजी ऑफिस में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसके व्यक्तिगत कागजात और मेज पर मौजूद अनिल द्वारा लाए गए दस्तावेजी सबूतों को अपने सरकारी कब्जे में ले लिया। फिर वे अजय को मजबूती से पकड़कर ऑफिस से बाहर की तरफ ले जाने लगे। सारा ऑफिस कर्मचारी अपना काम छोड़कर बाहर गलियारे में जमा हो चुका था। वे सब यह सबक भरा दृश्य देखकर गहरी हैरानी और सदमे की स्थिति में थे कि उनका वो बेहद सख्त और घमंडी डायरेक्टर, जो हमेशा दूसरों का तिरस्कार किया करता था, आज इस तरह बेबस और अपमान के साथ हथकड़ियां पहने गिरफ्तार होकर जा रहा है। जांच एजेंसी के प्रमुख ने अजय को बाहर ले जाते हुए चलते चलते अनिल के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा और बेहद प्रशंसात्मक अंदाज में कहा, हम तुम्हारी इस असाधारण ईमानदारी और अद्भुत साहस की बहुत कदर करते हैं। तुमने बिल्कुल सही और ठोस सबूतों के साथ हमें पूरी सूचना देकर इस बड़ी कंपनी को पूर्ण विनाश और दिवालिया होने से बचा लिया। अगर तुम आज ये सारे ठोस सबूत जुटाकर ना लाते तो शायद यह चालाक व्यक्ति बहुत जल्द अपना सारा काला धन समेट कर देश से हमेशा के लिए भाग जाता और तुम पूरी जिंदगी उस अपराध में फंस जाते। अनिल ने बेहद शांत और संतोष भरे अंदाज में अपना सिर हिला दिया और अपने उस घमंडी बाई को सिर झुकाए अपराधी की तरह जाते हुए देखता रहा। अगले कुछ ही दिनों में इस चौंकाने वाले घटनाक्रम और बड़ी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश के सभी वित्तीय संस्थानों में आग की तरह फैल गई। कंपनी के सभी असली मालिकों और उच्चतम बोर्ड के अधिकारियों ने इस गंभीर स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत राजधानी में एक बहुत महत्वपूर्ण और आपात बैठक बुला ली। उस उच्च स्तरीय बैठक में सभी बड़े डायरेक्टरों के साथ साथ अनिल को भी उसकी ईमानदारी के कारण विशेष रूप से शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। बैठक की औपचारिक अध्यक्षता करने वाले कंपनी के सबसे बड़े सम्मानित मालिक ने अपनी सीट से खड़े होकर सभी उपस्थित लोगों की मौजूदगी में अनिल को सीधे संबोधित करते हुए बेहद खुशी भरे अंदाज में कहा, हमें इस बात का बेहद दुख और अफसोस है कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी में लंबे समय तक इस तरह की बड़ी घपलेबाजी होती रही और हम सब अपने प्रशासनिक मामलों में पूरी तरह बेखबर और लापरवाह रहे। लेकिन उस दुख के साथ हमें आज इस बात पर बेहद गर्व भी है कि हमारे मौजूदा कर्मचारियों में तुम्हारे जैसा एक बेहद ईमानदार और अत्यंत बुद्धिमान कर्मचारी भी मौजूद है, जिसने अपनी नौकरी और अपने सगे भाई की परवाह किए बिना सिर्फ सत्य और न्याय का साथ दिया। तुमने जिस शानदार और पेशेवर तरीके से उस अत्यंत जटिल वित्तीय मामले की गहराई तक पूरी पहुंच हासिल की और बिना किसी व्यक्तिगत डर या लालच के सभी ठोस सबूत पूरी सही तरीके से इकट्ठा किए, तुम्हारी असाधारण प्रशासनिक क्षमता और उच्च चरित्र का सबसे बड़ा और स्पष्ट परिणाम है। हम सभी मालिकों ने बैठक में पूर्ण सहमति और अंतिम फैसला किया है कि आज से तुम्हें इस मामूली कर्मचारी के छोटे पद से औपचारिक तरक्की देकर पूरी कंपनी का मुख्य और उच्चतम डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। यह तुम्हारी उस बेमिसाल ईमानदारी और कंपनी के प्रति वफादारी का एक बहुत छोटा सा पुरस्कार है। अनिल ने अपनी जगह से खड़े होकर बहुत आदर के साथ सभी मालिकों का एक एक करके शुक्रिया अदा किया और उसने बड़े शांत लहजे में कहा, मैंने इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ अपना एक बुनियादी कर्तव्य पूरा किया है और मुझे दिल से बहुत खुशी है कि इस कंपनी का मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। इस यादगार और ऐतिहासिक दिन के बाद अनिल ने एक नए जोश के साथ अपने नए और उच्च पद का पूरा प्रशासनिक कार्यभार संभाल लिया। अपनी सख्त मेहनत, लगन और नई नीतियों से उसने कंपनी को और अधिक शानदार तरक्की और सफलता की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ उसके भाई अजय को देश की सबसे बड़ी जांच अदालत ने उसके सभी गंभीर अपराधों और देश के साथ गद्दारी के जुर्म में 20 साल की लंबी कैद और करोड़ों रुपए के भारी जुर्माने की सख्त सजा सुना दी। वह जेल की अंधेरी कोठरी और सुनसान अकेलेपन में अपनी चालाकी और झूठे घमंड पर खून के आंसू रोते हुए पछताने पर मजबूर हो गया।
अनिल की जिंदगी में अब एक नया और बेहद सम्मानजनक अध्याय शुरू हो चुका था। वह पूरे ऑफिस कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत योग्य, आदरणीय, ईमानदार और बेहतरीन आदर्श व्यक्ति बनकर उभरा, जिसने अपनी सच्चाई के सीधे रास्ते पर चलकर झूठे घमंड को हमेशा के लिए तोड़ दिया था और अब उसकी जिंदगी बेहद शांत और सुखी गुजर रही थी। सबसे बड़ी सीख, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें और धोखे हों। अगर इंसान सच्चे रास्ते पर चले तो भगवान उसे जरूर सम्मान और सफलता देते हैं। अनिल जैसा बनो, मेहनती, सच्चा, धैर्यवान और न्यायप्रिय। अजय जैसा बनने से बचो, लालची, अहंकारी और अन्यायी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।